गुड मॉर्निंग। अभी हम बीए द्वितीय वर्ष के मानव भूगोल प्रश्न पत्र को पढ़ रहे हैं। पूर्व की क्लास में हमने वातावरण समायोजन के सिद्धांत के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी कि प्रकृति में मनुष्य सामान्यतः प्रकृति मनुष्य को इस तरह की पावर प्रदान करती है कि वो उस वातावरण में आसानी से जीवन यापन कर सके। लेकिन फिर भी अगर किसी विशेषता के लिए उसको अनुकूलन करना पड़े तो वो प्रकृति के साथ में अनुकूलन करता है, यानी उस चीज़ को प्रकृति के हिसाब से अपने आप को वो कर लेता है, जिसको अनुकूलन बोलते हैं। सामान्यतः वातावरण जो है वो मनुष्य को उसके हिसाब से रहने के लिए अनुकूलित कर देता है। जैसे ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका ठंड को सहन करने की क्षमता होती है, तो इसी प्रकार से। और वातावरण समायोजन में एक्चुअली अनुकूलन और समायोजन रूपांतरण दो चीज़ें होती है। अनुकूलन में हम स्वयं प्रकृति के हिसाब से कार्य करते हैं, जबकि रूपांतरण में हम प्रकृति में कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं जो हमारी सुविधा के हिसाब से हमें ठीक लगे, जिससे हमारा उस वातावरण विशेष में रहना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से हम वातावरण समायोजन के बारे में देखेंगे कि क्या होता है वातावरण समायोजन, किस प्रकार से हम करते हैं, तो इस बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। वातावरण समायोजन में कल हमने ये जाना कि मनुष्य वातावरण के साथ में समायोजन करता है, कुछ स्वयं में परिवर्तन करता है, कुछ प्रकृति के हिसाब से अपने को बदलता है, कुछ प्रकृति को बदलता है। तो इसमें ये था कि एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य जलवायु तथा उच्चावच में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। जब मनुष्य कहीं स्थानांतरण करता है तो नवीन जगह पर प्राकृतिक वातावरण भिन्न प्रकार का होता है, अतः मनुष्य को इस नवीन वातावरण के अनुरूप बनना पड़ता है। जैसे कोई शीत प्रदेश का मनुष्य उष्णकटिबंध में आकर रहे तो उसके लिए यहाँ का वातावरण बिल्कुल प्रतिकूल होता है, अतः उसे यहाँ वातावरण से समायोजन की आवश्यकता होती है। पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्राकृतिक वातावरण के साथ ही सांस्कृतिक वातावरण में भी विविधता मिलती है। वातावरण समायोजन के लिए मनुष्य को दो तरह की क्रियाएं करनी पड़ती है। तो यानी प्रत्येक स्थान पर वातावरण भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। एक स्थान के मनुष्य दूसरे स्थान पर अगर स्थानांतरण करते हैं तो उनको नवीन प्रकार का वातावरण वहाँ उपलब्ध होता है, और इस नवीन वातावरण में उनको संघर्ष करना पड़ता है। हो सकता है वो उष्ण कटिबंध से जाएँ शीत कटिबंध में, तो शीत कटिबंध में उनको ठंड महसूस होगी, तो इसके लिए उनको कुछ अनुकूलन करना पड़ेगा और कुछ रूपांतरण करना पड़ेगा, जिसके द्वारा वे उस नवीन वातावरण में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, नवीन वातावरण में रह सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण के साथ ही सांस्कृतिक वातावरण जो है उसमें भी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर विविधता दृष्टिगोचर होती है। जैसे हम बात करें भाषा की, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, भाषा में अंतर आ जाता है, बोली में अंतर आ जाता है, पहनावा भिन्न प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण के साथ ही सांस्कृतिक वातावरण भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता है पृथ्वी के ऊपर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन नवीन वातावरणों में मनुष्य को वातावरण समायोजन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, वातावरण समायोजन के लिए दो तरह की क्रियाएं मनुष्य को करनी पड़ती है। पहली है अनुकूलन। मनुष्य का प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप रहना, अर्थात वातावरण के अनुसार बदल जाना या ढल जाना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन की क्रिया के अंतर्गत मनुष्य खुद में परिवर्तन करके प्रकृति के अनुरूप बनने की चेष्टा करता है। अनुकूलन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर एक आंतरिक अनुकूलन और नंबर दो है बाह्य अनुकूलन। अब आंतरिक अनुकूलन के बारे में भी हम देखेंगे। वो भी दो प्रकार का होता है, एक ऐच्छिक और एक प्राकृतिक।
और फिर बाह्य अनुकूलन के बारे में देखें हम, तो देखिए एक्चुअली अनुकूलन का मतलब ये है कि हम प्रकृति के अनुसार ढल जाएं। अगर वातावरण ठंडा अधिक है तो हम उसी में जब लगातार रहने लग जाते हैं तो वो ठंड सहन करना हमारी आदत बन जाती है, इसी को अनुकूलन कहते हैं, यानी उसके जैसा बनने की चेष्टा करना। तो अनुकूलन मुख्य दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन के अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत मनुष्य स्वयं में कुछ परिवर्तन करता है या कुछ नवीन सीखता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर ए है ऐच्छिक। ऐसा परिवर्तन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे कोई यूरोपियन परिवार केरल में आकर रहने लगे तो उसे अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिए अर्थात बाजार से वस्तुएं खरीदने आदि के लिए मलयालम भाषा सीखनी पड़ेगी, परंतु ऐसा करना उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। क्योंकि यूरोपीय परिवार अगर केरल में आकर के रहने लग जाए तो अगर उसको सुविधापूर्वक वहाँ रहना है तो चूँकि उसको बाज़ार भी जाना पड़ेगा, कुछ वस्तुएं खरीदनी पड़ेगी, सामान खरीदना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, इंटरेक्शन होगा, तो इसके माध्यम से उसको अगर यहाँ की मलयालम भाषा आती होगी तो उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मलयालम भाषा नहीं आएगी तो उसको हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, कोई वस्तुएं वो न खरीद पाए। तो अगर वो मलयालम सीखता है तो यह अनुकूलन आंतरिक अनुकूलन के ऐच्छिक की श्रेणी में आता है। यद्यपि मनुष्य चाहे तो वो अनुकूलन नहीं करे, नहीं सीखे मलयालम भाषा, लेकिन मलयालम भाषा नहीं सीखेगा तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा वो सोचेगा कि मलयालम भाषा सीख ही लेते हैं। तो इस प्रकार से ये आंतरिक अनुकूलन के ऐच्छिक अनुकूलन की श्रेणी में आता है, क्योंकि बाध्यकारी नहीं है। अब आंतरिक अनुकूलन का दूसरा प्रकार है प्राकृतिक। ऐसा अनुकूलन मनुष्य का लंबे समय तक किसी स्थान पर रहने के कारण स्वतः होता है, अर्थात मनुष्य में कुछ ऐसे बदलाव अपने आप में ऐसे बदलाव हो जाते हैं मनुष्य में, जैसे कोई यूरोपीय परिवार, यूरोपियन देशों का कोई निवासी है, वो दक्षिण भारत में आकर रहने लगे तो लंबे समय तक निवास करने पर उसकी जो पीढ़ियां हैं उसकी त्वचा में ब्लैक पिगमेंट्स बन जाते हैं, वर्णक बन जाते हैं। तो ऐसा उसके न चाहते हुए भी होता है। लंबे समय तक अगर वो निवास कर रहा है दक्षिण भारत में, तो चूँकि दक्षिण भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय प्रकार की है और ऐसी जलवायु में व्यक्ति का रंग थोड़ा ब्लैक हो जाना स्वाभाविक है, तो उसमें जो ब्लैक कलर के पिगमेंट्स बन जाते हैं, इसको हम आंतरिक अनुकूलन के प्राकृतिक की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि ऐसा करना मनुष्य के बस में नहीं होता, प्रकृति स्वतः कर देती है ऐसा। लंबे समय तक रहने के कारण उसका रंग जो है वो स्वतः ब्लैक हो जाता है। दूसरा है बाह्य अनुकूलन। जब मनुष्य नवीन जगह पर जाकर रहने लगता है तो वहाँ की संस्कृति को अपना लेता है, अर्थात पहनावा, रीति रिवाज, रहन सहन इत्यादि वहाँ के निवासियों के अनुरूप करना लगता है, जिसको बाह्य अनुकूलन के अंतर्गत रखते हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है, जैसा दूसरे लोग करते हैं वैसा मनुष्य यानी उसके आसपास के लोग करते हैं वैसा करेगा। तो चूँकि वो नया नया शिफ्ट हुआ है अभी सोसाइटी में आके, तो वो अपने हिसाब से पहले जहाँ अपने हिसाब से रहता था, अब ये सोचेगा कि अपने कुछ यहाँ के लोगों के हिसाब से करते हैं। जैसे वहाँ के दक्षिण भारत के लोग लुंगी पहनते हैं या जैसा भी पहनावा उनका है, तो अगर यूरोपियन परिवार का कोई व्यक्ति वहाँ जाता है तो वो कभी कभार इस पहनावे को अपना ही लेता है। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें, तीज त्यौहार जो मनाते हैं साउथ इंडियन लोग, तो वो भी सोचेगा कि हम भी कुछ इनके जैसा ही करें, उनके त्योहारों में शामिल होना, स्वयं उन त्योहारों को सेलिब्रेट करना। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो बाह्य अनुकूलन के अंतर्गत आती है। उसके बाद में है अनुकूलन था दूसरा है रूपांतरण। तो प्राकृतिक वातावरण की कठोरता से बचने के लिए मनुष्य जो कृत्रिम उपाय अपनाता है उसे रूपांतरण कहते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य प्राकृतिक वातावरण को तकनीकी के द्वारा बदल देता है। जैसे यूरोपियन लोग जब उपनिवेश काल में उष्णकटिबंधों में आए तो यहाँ की जलवायु उनके लिए असहनीय थी, अतः कालांतर में उन्होंने वातानुकूलित साधनों का आविष्कार कर लिया, जिससे उनका उष्णकटिबंध में रहना आसान हो गया। अनुकूलन व रूपांतरण की संयुक्त क्रिया को वातावरण समायोजन कहते हैं। अनुकूलन का सर्वोत्तम उदाहरण टुंड्रा प्रदेश के निवासी एस्किमो में देखा जा सकता है। अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश काल में जो
कुछ नवीन राजधानियाँ वगैरह जो बनवाई गई थी, नवीन स्थल स्थापित किए गए थे, ये भी रूपांतरण का उदाहरण है। तो इन रूपांतरण हम प्राकृतिक वातावरण मॉडिफिकेशन करते हैं। प्राकृतिक वातावरण कठोरता से बचने के लिए कृत्रिम साधनों को अपनाते हैं। जैसे जहाँ ठंड अधिक है वहाँ हम हीटर्स का प्रयोग करें, या कोई इसी प्रकार के अन्य उष्ण चीज़ों का उपयोग करके हम वहाँ पर रह सकते हैं। गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ हम एसी का प्रयोग करके उस स्थान को अपने अनुकूल बना लेते हैं, कूलर वगैरह का उपयोग करके, एसी का उपयोग करके। इसी प्रकार जैसे अंग्रेज़ों ने आरंभिक समय में, जब अंग्रेज़ यहाँ रहते थे तो कई स्थानों पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो वे अपनी शीतकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानियाँ दो रखते थे। ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी तो वे ठंडे प्रदेशों में चले जाया करते थे। तो उनकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी वो ठंडे प्रदेश की ओर स्थानांतरित हो जाती थी, जिससे कि राजकीय कार्य राजधानी से संपन्न करने में उनको सुविधा रहती थी और उनको बहुत ज़्यादा गर्मी का आभास नहीं होता था, क्योंकि ठंडे पहले से होते थे वो। इसी जैसे राजस्थान में भी ये माउंट आबू वगैरह में चले जाते थे, गर्मी अधिक पड़ने पर, गर्मी अधिक होने पर माउंट आबू वगैरह चले जाते थे, जहाँ से ये शासन कार्य का संचालन करते थे। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो रूपांतरण की श्रेणी में आते हैं, कि जिसमें मनुष्य प्रकृति को बदलने की चेष्टा कर रहा है, यानी खुद स्थानांतरण कर गया सर्दी से बचने के लिए दूसरे स्थान पर। इसे रूपांतरण नहीं कहते, अपितु रूपांतरण की श्रेणी में ये आता है कि मनुष्य जिस स्थान पर रह रहा है वहाँ से गर्मी को कम करने के लिए उसने एसी का प्रयोग किया, तो उसने अपने कमरे में एक ऐसा वातावरण मेंटेन कर लिया जो कि उसके यूरोपियन कंट्रीज़ में होता था। तो इस प्रकार के रूपांतरण को हम रूपांतरण की श्रेणी में रखते हैं, इस प्रकार के परिवर्तन को। अब अनुकूलन और रूपांतरण की संयुक्त क्रिया को वातावरण समायोजन कहते हैं। और अनुकूलन का सर्वोत्तम उदाहरण अगर हम देखें तो टुंड्रा प्रदेश के निवासी जो एस्किमो लोग हैं उनमें देखा जा सकता है, जो कि पर्यावरण के साथ में एकदम अनुकूलित रहते हैं। ठंड बहुत अधिक पड़ती है तो कच्चा मांस खाते हैं, क्योंकि वहाँ ईंधन उपलब्ध नहीं होता मांस को पकाने के लिए, तो वे कच्चा मांस खाते हैं। इसी प्रकार वस्त्र उनके बनाने के लिए कोई वहाँ कपास वगैरह का उत्पादन नहीं होता, तो वो जानवरों की खाल से ही वस्त्र बना लेते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वे जीवन पर्यंत नहाते नहीं हैं। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं इनका वो वातावरण के लिए ये अनुकूलित हो जाते हैं। अनुकूलन का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं एस्किमो लोग। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।